द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम और सबसे हिंसक चरण में था। सैन फ्रांसिस्को से रवाना होकर यह जहाज एक ऐसे माल को ले जा रहा था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसके कार्गो में लिटिल बॉय परमाणु बम के महत्वपूर्ण घटक थे, जिसे बाद में हिरोशिमा पर गिराया जाना था। जहाज ने रिकॉर्ड गति से प्रशांत महासागर को पार किया और तिनियन द्वीप पर अपना माल सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। इंडियानापोलिस को फिलीपींस के लैते की ओर जाने का आदेश मिला। समुद्र शांत था, लेकिन दृश्यता कम थी। रात के 15 बजे जापानी पनडुब्बी दूसरा टॉर्पीडो जहाज के मध्य भाग में लगा। इसने जहाज की बिजली और संचार प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अफरा-तफरी मच गई है। नाविक अपनी जान बचाने के लिए डेक की ओर दौड़े। कई लोग नींद में थे जब हमला हुआ और वे संभल भी नहीं पाए। जहाज के सैनिक दल में से लगभग 13 लोग जहाज के साथ ही डूब गए। बाकी बचे लगभग 20 लोग प्रशांत महासागर के काले पानी में अकेले रह गए। उनके पास बहुत कम लाइफ राफ्ट रक्षक नौकाएं थी। अधिकांश लोगों के पास केवल लाइफ जैकेट थी, जो मानक नौसेना जैकेट थी। विशेष रूप से ओशियानिक व्हाइट टिप शार्क, जो गहरे समुद्र में सबसे आक्रामक मानी जाती है। उन्होंने बड़े समूह बनाए ताकि शार्क को डरा सके, लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया नाविकों को अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को खाए जाते देखना पड़ा। सैकड़ों शार्क ने जहाज के मलबे के चारों ओर एक उन्माद पैदा कर दिया था। दिन में चिलचिलाती धूप ने नाविकों को निर्जलीकरण तहतराशों का शिकार बना दिया। हो गए, अपने ही साथियों पर हमला करने लगे। कुछ को लगा कि वे जमीन देख रहे हैं या जहाज देख रहे हैं जो वहां नहीं थे। रात में ठंड और डर ने उन्हें सोने नहीं दिया। हर बार तो उसे डर लगता कि वो पानी के नीचे फिसल जाएगा। अमेरिकी नौसेना को अभी तक पता नहीं था कि इंडियानापोलिस डूब चुका है। एक गलतफहमी के कारण उनके आगमन में देरी को नोट नहीं किया गया था। उन्हें लगा कि उन्होंने समुद्र में तेल का रिसाव देखा है। करीब जाकर देखने पर उन्होंने देखा कि पानी में लोग हाथ हिला रहे हैं। एक PBY कैटालिना सीप्लेन, जिसे लेफ्टिनेंट एड्रियन मार्क्स उड़ा रहे थे, भेजा गया। जब मार्क्स घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने नीचे का भयानक दृश्य देखा। उनका उद्देश्य था कि वे जितने लोगों को बचा सके या कम से कम उन्हें राफ्ट प्रदान करें। विमान के उतरते ही नाविक उसकी ओर तैरने लगे। वे रात भर वही इंतजार करते रहे, जबकि शार्क विमान के चारों ओर चक्कर लगाती रही। अंततः USS सेसिल जे
All'istessa Macharia Anderserova Masari Hanoche Ashino Pekatake और एक एक करके बचे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। और ये डेजी सने अरे तेल से सने हुए यह अमेरिकी नौसेना के इतिहास में समुद्र में जीवन की सबसे बड़ी क्षति थी। बचाए गए लोगों में कप्तान मैकवे भी शामिल थे। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पनडुब्बियों से बचने के लिए सिगजैग नहीं किया। एक युवा छात्र के प्रयास से इतिहास फिर से लिखा गया। हंटर स्कॉट नामक एक 11 वर्षीय छात्र ने इस मामले पर शोध किया। यह कप्तान मैकवे के लिए मरणोपरांत न्याय था। यूएसएस इंडियानापोलिस की कहानी केवल युद्ध की नहीं है। समुद्र की गहराइयों में आज भी वो जहाज सो रहा है। शोधकर्ताओं ने अंततः जहाज के मलबे को खोज निकाला। खुले समुद्र में बिना भोजन और शार्क से घिरे होने की कल्पना ही सिरन पैदा कर देती है। ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क को आज भी उस घटना के कारण सबसे खतरनाक शार्क माना जाता है। लिटिल बॉय बम की डिलीवरी ने युद्ध को समाप्त करने में मदद की, लेकिन इसकी कीमत उन नाविकों ने अपनी जान देकर चुकाई। कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध की भयावहता केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं होती। प्रकृति भी कभी कभी सबसे क्रूर दुश्मन बन सकती है। यूएसएस इंडियानापोलिस की त्रासदी एक चेतावनी और एक सबक दोनों है। यह हमें याद दिलाता है कि नेतृत्व की विफलता के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने दिखाया है वह किसी भी डरावनी फिल्म से कहीं अधिक भयानक था। उनका अनुभव मनोवैज्ञानिक आघात तेजी से का एक चरम उदाहरण है। इतिहास में ऐसे कई जहाज डूबे हैं, लेकिन इंडियानापोलिस की कहानी अलग है। यह शार्क के हमलों की निरंतरता और अवधि के कारण अद्वितीय है। लेफ्टिनेंट मार्क्स की वीरता ने कई जान बचाए। उन्होंने नियमों को तोड़कर मानवता माने ही जक्षिक स्तर से रह दिए। यूएसएस इंडियानापोलिस की विरासत कभी नहीं मिटेगी। त्रासदी और न्याय की एक अमर गाथा है। ना चारी से है अंचना सारे असुने अरिवासी अंचियर हो है। याची सही है बे अली सोचते अन्य शहर से कोनांचन की आवाजें सुन सकते। एक जहाज जिसने युद्ध समाप्त किया लेकिन शांति नहीं पा सका। यह शार्क के हमलों का सबसे बड़ा दर्जी मामला है। हर साल जुलाई में हम उस त्रासदी को याद करते हैं। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। लेकिन इसके अंत में यह मानव आत्मा की विजय की कहानी है, क्योंकि मौत के जबड़े से भी जीवन निकल आया।